હવે देखिए प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से लगातार कक्षा 10 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं और इसी कड़ी में मैं आपको मानव में श्वसन लेकर के आया हूं। आपके सामने मानव का एक श्वसन तंत्र चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, इसको एल्वेओलाई बोलते हैं, इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। और डायफ्राम दिख गया होगा जिसके फैलने पिचकने से हमारे यहाँ पर श्वसन क्रिया होती है। ये आपको एक मानव का श्वसन तंत्र दिखाई दे रहा है। देखिए ये हमारी आगे की यहाँ पर पाई जाने वाली संधि की हड्डियाँ है, हाथ वाले हाथ संधि की हड्डियाँ है। ये हमारा डायरिक्स है, इसको हम थायराइड के नाम से जानते हैं। डायरिक्स है थायराइड। यहाँ ही पर हमारा स्वरयंत्र पाया जाता है, इस जगह पर ये कंठ में हमारा स्वरयंत्र पाया जाता है। तो देखिए मैं आज आपको मानव श्वसन तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। आपको चित्र में एक मानव का श्वसन तंत्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए मनुष्य जब श्वसन क्रिया करता है, मानव जब श्वसन क्रिया करता है तो वायु शरीर के अंदर नासा द्वार के द्वारा ही जाती है। नासा द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर ये नासा द्वार है। इस नासा द्वार के द्वारा ही वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। वैसे तो अगर देखा जाए श्वसन का द्वितीय अंग हमारा मुंह होता है। पहला जो श्वसन का अंग है वो हमारा नासा द्वार है। आपने देखा होगा कि हमारे जहाँ से हेयर शुरू होते हैं वहाँ से लेकर के हमारे जहाँ पर चिन्ह हमारी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उन दोनों के बीच में हमारी नासा द्वार पाए जाते हैं। इसमें दो होते हैं, नासा द्वार में दो होते हैं। दोनों नासा द्वारों के अंदर क्या पाए जाते हैं? बालरोम पाए जाते हैं। ये बालरोम क्या कार्य करते हैं? वायुमंडल में जितनी भी वायु होती है उसे हम जैसे ही श्वसन क्रिया के लिए खींच करके लेते हैं, उसमें धूल, धुएं, मिट्टी, सूक्ष्म जीव आदि कई प्रकार के कण होते हैं। ये कण जब हमारी नाक के नासा द्वार से प्रवेश करते हैं तो जो ये बालरोम होते हैं, महीन महीन बालरोम, ये महीन महीन बालरोम क्या कर लेते हैं? उसे यहीं पर रोक लेते हैं। नासा द्वार में यहीं पर उसे क्या कर लेते हैं? रोक देते हैं। यहाँ से रोकने से क्या होता है? गंदगी यहीं पर जमा हो जाती है और उसके पश्चात श्वास नली में जो वायु जाती है, श्वास नली में जो भी वायु प्रवेश करती है वो स्वच्छ वायु होती है। तो मैं आपको बताऊं वायु के शरीर के अंदर नासा द्वार के द्वारा प्रवेश करने के पश्चात वायु मार्ग में जो उपस्थित महीन बालरोम होते हैं वो क्या करते हैं? शरीर में जाने वाली वायु को पूरी तरह से फिल्टर करके, छान करके भेजते हैं, शुद्ध करके, और तब क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। यानी ऐसी वायु अशुद्धियों से रहित होती है। अब हम जानते हैं कि नासा मार्ग होता है जो पूरा का पूरा श्लेष्मा की परत से ढका हुआ होता है। कई बार आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे ही मान लीजिए हमको थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम हो जाती है तो हमारी श्लेष्मा में सूजन आ जाता है। श्लेष्मा ग्रंथियों में क्या आ जाता है? नाक के अंदर पाई जाने वाली जो घ्राण ग्रंथियाँ हैं सूंघने वाली, उनके अंदर सूजन आ जाता है। फिर हमको ना तो उसके गंध का ज्ञान हो पाता है, ना ही फिर हम धीरे धीरे है स्वाद का ज्ञान कर पाते हैं। गंध का ज्ञान पहले बंद हो जाता है क्योंकि श्लेष्मा में सूजन आ गया, वहाँ से श्लेष्मा पदार्थ क्या होने लग जाता है? स्राव होने लग जाता है। अब इस श्लेष्मा के कई कार्य हैं कि नासा मार्ग में जो चिकनाई पाई जाती है ना, ये बाहर से जा करके जो बालरोमों में नहीं अटकती है ना ऐसी गंदगी, ऐसी अशुद्धियों को श्लेष्मा ग्रंथियाँ अपने द्वारा निकाले जाने वाले स्राव में क्या कर लेती हैं? चिपका लेती हैं। जैसे ही नासा द्वार के निकाले जाने वाले स्राव के द्वारा या श्वसन मार्ग के द्वारा निकले जाने वाले स्राव के द्वारा गंदगी उसमें चिपक जाती है, हमारी नाक से श्लेष्मा ज़्यादा मात्रा में बाहर स्रावित कर दिया जाता है और वो क्या आ जाती है? नाक से बाहर आ जाती है। यहाँ के पश्चात वायु है ना,
कंठ द्वारा, ये देखिए कंठ यहाँ है, ये मैंने लिखा था कंठ, ये कंठ है, या कंठ से बाद में हमारी जो श्वास नली है, ये श्वास नली में 15 से 20 उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। किसके छल्ले पाए जाते हैं? उपास्थि के छल्ले। कैसे? सी आकार के, जैसे इस तरह के आता है सी आकार के। इन छल्लों की क्या विशेषता होता है? एक छल्ला यूं, 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 इस तरह से छल्ले पाए। मैंने बताया था उपास्थि के छल्ले, और उपास्थि के छल्लों की संख्या 15 से 20 होती है। जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है उनमें लगभग 20 तक छल्ले होते हैं, और जिनकी गर्दन थोड़ी छोटी होती है उनमें 15-17 तक छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों का प्रमुख कार्य ये होता है कि ये श्वास नली को क्या नहीं होने देते हैं? ये श्वास नली को चिपकने नहीं देते हैं। जब हम श्वास क्रिया करते हैं ना, तो श्वास नली एक पाइप है। अगर मान लीजिए इसमें ये उपास्थि के छल्ले नहीं हो तो हमारा डायफ्राम जैसे ही श्वास को खींचे नहीं, क्या हो जाए? चिपक जाए, और व्यक्ति की दम घुट करके मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इन उपास्थि के छल्लों का प्रमुख कार्य क्या हो गया? आपके समझ में आ गया होगा कि उपास्थि के जो छल्ले होते हैं, इनका कार्य ये होता है कि जब नासा द्वार से प्रवेश करने वाली वायु कंठ से होती फेफड़ों में पहुंचती है, तो ये उपास्थि के जो 15 से 20 छल्ले पाए जाते हैं, ये छल्ले श्वास नली को क्या नहीं करने देते? श्वास नली को चिपकने नहीं देते हैं। ये इनका क्या हो गया? प्रमुख कार्य होता है। अब आप देखिए कंठ में उपास्थि के ये छल्ले ये सुनिश्चित कर दें हैं कि वायु मार्ग चिपकना नहीं चाहिए। फेफड़े के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं एक बार फिर आपको यहाँ बताऊं। जैसे मान लीजिए ये हमारी कंठ से आने वाली श्वास नली है हमारी, ये श्वास नली आगे चलकर इस तरह से दो भागों में बढ़ रही है, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में। और यहाँ पर हमारे इस तरह के दो क्या पाए जा रहे हैं? फेफड़े पाए जा रहे हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। देखिए ये फेफड़ा 3 पालियों में बटा हुआ होता है, ये 2 पालियों में बटा हुआ होता है। ये 2 पालियों में बटा हुआ फेफड़ा इसलिए नहीं होता कि इधर हमारा हृदय पाया जाता है। हृदय पाए जाने के कारण क्या होता है कि इधर वाला हमारा जो फेफड़ा है ना, वो लगभग 2 पालियों में बटा हुआ है। ये 3 पालियों वाला ये आगे चल करके इस तरह से देखिएगा, आगे चल करके ये छोटी छोटी जो श्वास नली है, ये छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। इस तरह से और एक श्वसन कक्ष तैयार हो जाता है। जैसे एक पेड़ की आकृति दूर से देखने पर कैसा लगता है वो? जैसे क्या दिखाई दे रहा हो? एक पेड़ की आकृति जैसी दिखाई देती है। और इनका जो अंतिम सिरा होता है, जिसको अलवाई बोलते हैं, यहाँ पर कुपिकाएं पाए जाते हैं। ये कुपिकाएं क्या करती हैं कि जो भी हम सांस खींचते हैं उस श्वास को चूसने का काम करते हैं। आपके पुस्तक में आपको कुपिकाओं का एक श्वसन जो श्वसनिकाएं हैं उनके अंतिम जो टॉप है, अंतिम सिरे पर आपको कुपिकाएं दिखाई दे रही होंगी। अंग्रेजी में इसको एलोराई के नाम से जाना जाता है। तो फेफड़े के अंदर मार्ग है ना श्वास का, वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में क्या हो जाती है? सुशोभित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। यहाँ जो ये संरचना है, इस तरह की मूलिक संरचना है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये हम क्या कहते हैं? कुपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कुपिकाएं। और लगभग ये भी बताऊं मैं आपको कि एक फेफड़े के अंदर लगभग 15 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती है। लगभग कितनी कुपिकाएं होती है? लगभग 15 करोड़। एक फेफड़े के अंदर लगभग 15 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं। और ये कुपिकाएं क्या करती हैं? ये कुपिकाएं हमारे नासा मार्ग के द्वारा नासा द्वार से प्रवेश करके जो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन मिली हुई है ना, उस ऑक्सीजन को हम श्वास क्रिया के द्वारा जैसे ही अंदर लेते हैं, ये कुपिकाएं उसमें से ऑक्सीजन को चूसने का काम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कुपिकाओं के माध्यम से होते हुए फेफड़े से क्या कर दिया जाता है? नासा मार्ग और नासा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती हैं, एक क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। यदि मान लीजिए एक एक फेफड़े के क्षेत्रफल को खोल करके फैलाया जाए ना इन कुपिकाओं को, तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को रखेगी। कितना? 80 वर्ग मीटर को रखेगी। इतनी बड़ी हो जाती है। इसलिए आप विचार कर सकते हैं कि कुपिकाओं के माध्यम से हमारे जो फेफड़े का सतही क्षेत्रफल है ना, वो लगभग कितना बढ़ जाता है। अर्थात ये एक फेफड़े के कुपिका के जो क्षेत्रफल है उसको 80 वर्ग मीटर के समथिंग बना देती है, ताकि ज्यादा लंबा क्षेत्रफल रहेगा, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल रहेगा, ज्यादा कुपिकाएं होंगी। ज्यादा कुपिकाएं होंगी तो
ऑक्सीजन को चूसने का काम भी क्या किया जाएगा, ज्यादा ही किया जाएगा। जब शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी तो उतना ही हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आपने देखा होगा वर्तमान कोरोना काल है, कोरोना ने सबसे ज्यादा इफेक्ट जो किया है फेफड़ों पर किया है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। वायुमंडल में पाई जाने वाली 21% ऑक्सीजन को लोग खींच करके कूपिकाओं के माध्यम से बॉडी में नहीं पहुंचा पाए, फलस्वरूप ऑक्सीजनों के सिलेंडर लगाने पड़े थे, ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो गई थी, त्राही मच गई थी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि फेफड़ों की जो ऑक्सीजन चूसने की क्षमता थी ना कूपिकाओं की, उसको कोरोना के जो वायरस था उसने कूपिकाओं को खत्म कर दिया, इसलिए ऐसा। तो यहाँ हमारा कूपिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है कि कूपिका एक सतह उपलब्ध करा देती है जिससे गैसों का क्या बन जाता है, आदान प्रदान होने का कार्य हो जाता है। आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन को तो चूस लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देती है, बाहर निकाल दिया जाता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है। अब आपको मैं बताऊं, ये तो कूपिकाएं होती है ना, इन कूपिकाओं में जैसे हमारी धमनियां होती हैं, हम जानते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या नाम से पूरे बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं। वैसे तो 2 ही प्रकार की नलिकाएं कही जाती हैं, एक शुद्ध रुधिर ले जाने वाली धमनियां और एक अशुद्ध रुधिर लाने वाली शिराएं। लेकिन धमनियां और शिराएं तो उत्तरोत्तर यानी लगातार धीरे धीरे जैसे मान लीजिए ये बड़ी नलिका थी, बड़ी नलिका आगे चल के 2 भागों में बट गई, ये और छोटी हो गई, ये आगे चल के फिर बढ़ गई, इस तरह से बढ़ते बढ़ते छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं, कैपिलरीज। अंग्रेजी में किसे क्या कहते हैं, उसको कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ आपको कि कूपिकाओं में जो कूपिकाओं की भित्ति होती है, उन भित्तियों में इन्हीं केशिकाओं की यानी रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां क्या होती हैं, सांस खींच के देखो, जैसे ही हम सांस खींचेंगे हमारी पसलियां ऊपर उठेंगी, हमारा डायफ्राम चपटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डायफ्राम चपटा हो जाएगा। श्वास अंदर लेते हैं, डायफ्राम चपटा हो गया, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वक्ष की श्रेष्ठ का नीचे का भाग एक कैविटी पाई जा रही है हमारी दोनों पसलियों के बीच की, ये जो जगह पाई है, ये जो दोनों पसलियों के बीच में से होकर के हमारे यहाँ पर ये जो जगह पाई जा रही है इस तरह की, इससे डायफ्राम वाली जगह में क्या होगा, वक्ष गुहिका बड़ी हो जाएगी और क्या होगा, वायु फेफड़ों के अंदर चूस ली जाएगी, वायु फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब आगे देखिए, अब जब विस्तृत कूपिकाएं ऑक्सीजन से भर जाएंगी, उसके पश्चात रुधिर से शरीर से क्या करके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए आएगा। ये क्रिया हृदय के रक्त परिसंचरण में होती है। आपको पता होगा शरीर के नीचे के समस्त भागों से निचली महाशिरा के द्वारा और शरीर के ऊपरी भागों से शरीर की ऊपरी महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर को पहले सबसे प्रथम हमारे शरीर के दाईं ओर के आलिंद में डाल दिया जाता है, दाईं ओर के आलिंद में डाल दिया जाता है। जब दायां आलिंद हमारा रुधिर से भर जाता है तो आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं। आलिंद निलय कपाट खुलने से अशुद्ध रुधिर जो ऊपरी और निचली महाशिरा के द्वारा लाया गया था वो सीधा हमारे दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। जब दायां निलय रुधिर से भर जाता है तो उसके अंदर सिकुड़ने की क्रिया होती है और सिकुड़ने पर वो अशुद्ध रुधिर हमारे दाएं और बाएं फेफड़े में चला जाता है। वो रुधिर कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर होता है। कैसा रुधिर होता है वो, कार्बन। वहां पर कूपिकाओं की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को चूस करके तो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो चूसी है उसको उस रुधिर को दे दिया जाता है। रुधिर उस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेकर के और सीधा कहाँ प्रवेश कर जाता है, हमारे बाएं आलिंद में प्रवेश कर जाता है। बाएं आलिंद भर करके बाएं निलय में चला जाएगा, बाएं निलय सिकुड़ेगा तो ऊपरी महाधमनी और नीचे वाली महाधमनियों के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रुधिर फैल जाएगा। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन परिवहन का प्रमुख साधन माना जाता है। ये बात मैं आपको हृदय वाले पाठ में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ एक लाइन को मुझे पढ़ाना जरूरी था कि रुधिर क्या करता है, शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। कूपिकाएं रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है। श्वास चक्र के समय जब वायु
अंदर और बाहर होती है। फेफड़े सदैव वायु का क्या करते हैं, अवशिष्ट आयतन अपने अंदर रखने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारी सांस चलती रहती है, लेकिन सांस चलने के बाद में हम चाहें तो अतिरिक्त सांस हमारे फेफड़े में से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। निकाल देते हैं, नहीं निकाल देते, सभी को पता होगा भैया। जैसे मैं यूँ निकाल रहा हूँ, उसके बाद भी अगर मैं थ्रो करना चाहूँगा फेफड़ों को पिचका करके, हमारे डायफ्राम को और सपोर्ट दूंगा मैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अंदर जो एक अवशिष्ट आयतन है ऑक्सीजन लेवल का, वो अवशिष्ट आयतन में से वायु बाहर आ जाएगी, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ये क्रिया हमारी किसमें होती है, मानव के श्वसन में होती है। श्वसन से संबंधित बातें मैं आपको लिखवाने का काम पहले ही कर चुका हूं। जैसे जैसे जंतु को शरीर आकार बढ़ता चला जाता है, भाई छोटी से छोटा जंतु जैसे चींटी मान लो, विषायकार हाथी ले लो, जलीय जीवों में लिया जाए व्हेल मछली ले लो, जैसे जैसे जंतुओं का शरीर का आकार बढ़ता जाता है, अकेला विसरण है ना, वो ऑक्सीजन पहुंचाने में अपर्याप्त होता है। विसरण का मतलब समझते हो क्या? विसरण का तात्पर्य भैया ये है कि गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना क्या कहलाएगा, विसरण कहलाता है। तो भाई ज्यों ज्यों शरीर का आकार बढ़ता चला जाता है, जैसे मान लीजिए विशालकाय हाथी है और उसका वजन है जो क्या नाम से 25-30 टन तक चला जाता है, इतना वजन ज़्यादा है, वेट है उसकी कोशिकाओं, जैसे उसके ट्रंक के द्वारा जो ऑक्सीजन फेफड़ों में डाली जाती है, उसको अगर मान लीजिए बॉडी के सबसे अंतिम कोशिका तक पहुंचाने में बहुत अधिक समय लग जाएगा विसरण को। ये तो हमारे पास क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन नामक परिवहन मौजूद है रक्त में, जो क्या करता है अति शीघ्रता से पहुंचा देगी। जैसे अगर मान लीजिए हम ही देखें, हमारी बॉडी के अंदर ही नासा द्वार से प्रवेश करने वाला, नासा मार्ग श्वास नली से होता हुआ फेफड़ों में जाने वाला ऑक्सीजन लगातार दिन और रात में विसरण की क्रिया करे तो पैर के अंगूठे तक पहुंचने में उस ऑक्सीजन को 3 साल का समय लग जाएगा। इतनी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती। मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा शरीर लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब मान लीजिए एक कोशिका से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में ऑक्सीजन विसरण की क्रिया के द्वारा पहुंचती रही, तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि कितना समय लग जाएगा उस ऑक्सीजन को पैर के अंगूठे की अंतिम कोशिका तक पहुंचने। ये तो शुक्र मानिए प्रकृति का, ईश्वर का शुक्र मानिए कि उसने हमारे लिए रक्त और हीमोग्लोबिन जैसे परिवहन के तंत्र हमारे शरीर को उपलब्ध कराए, जो जैसे ही हमने सांस को खींचा है, कूपिकाओं ने चूसा है, रक्त में मिलाया है, हार्ट में गया है, पंपिंग क्रिया हुई है, पूरी बॉडी में ऑब्जर्व हो गई। इतनी शीघ्रता से सारे काम संपन्न हो जाते हैं। अन्यथा विसरण की क्रिया क्या रहती है, जंतुओं के शरीर के बढ़े हुए आकार के अनुसार विसरण की क्रिया ऑक्सीजन को पहुंचाने में अपर्याप्त रहती है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फेफड़ों की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। क्या है श्वसन वर्णक? जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है, इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा रंग किसके कारण से होता है, पर्णदर्शी के कारण से होता है। उसी तरह से हमारे रुधिर का रंग किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन की एक और विशेषता है कि ये ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है, यानी उसके साथ उच्च बंधुता जुड़ने का क्षमता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अत्यधिक विलेय, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में भी विलेय अवस्थाओं में ही होता है। आपको इस बात का पता होगा कि कल भी मैंने आपको मनुष्य में श्वसन में लिखवाया था, और शायद मैंने ट्रेकिया पर आपको छोड़ दिया था। और ट्रेकिया का मतलब होता है श्वास नाल। ट्रेकिया पे मैंने आपको छोड़ा था लिखवा करके, और उसके नेक्स्ट वाला आपका पॉइंट श्वास नली आता है। अब आप यहां आ जाइए, देखिए श्वास नली से लिखना प्रारंभ कीजिए। फेफड़े का ये आप चित्र बना लेंगे, मानव श्वसन तंत्र का बढ़िया सा चित्र बनाना। मैंने जो चित्र जल्दी में बनाया है क्योंकि समय कम मिल पाता है, इसके लिए आप इसको अच्छे से बनाना। और अब आप श्वास नली के बारे में लिखें। श्वास नली,
इसको हम श्वासनाल के नाम से भी जानते हैं। श्वासनाल मैंने आपको ट्रेकिया दिखा दिया था, उसके नीचे बिल्कुल जस्ट श्वास लेती है। वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात लिखिए यहाँ इसमें, वक्ष मानी हमारी चेस्ट होती है। वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात देखिए जैसे ही हमारी श्वास नली वक्ष मानी हमारे चेस्ट भाग में प्रवेश करती है, यहाँ से जाकर के आगे, और हमारे कहाँ चेस्ट भाग में प्रवेश करती है। तो जब जैसे ही चेस्ट भाग में प्रवेश करती है तो वायुनाल दो श्वसनियों में विभाजित हो जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ से एक इधर की तरफ, ये आपका बायां हो गया और ये आपका क्या हो गया, दायां हो गया। दो भागों में क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। तो इसे लिख लेंगे आप कि जैसे ही हमारी वक्ष गुहा में प्रवेश होता है श्वास नली का, वायुनाल दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। वायुनाल दो श्वसनियों में विभाजित दो श्वसनियों में विभाजित होते हैं, दोनों तरफ, एक दाईं ओर की और एक बाईं ओर। प्रत्येक जो श्वसनी है अपने ओर के फेफड़े में एंट्री कर जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के लंग्स में प्रवेश कर जाती है। प्रत्येक ओर की वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। यहां तक आपने लिख लिया होगा। जब प्रत्येक ओर की श्वसनी अपने अपने फेफड़े में प्रवेश कर गई, इसके पश्चात हमारा गुलाबी रंग का फेफड़ा शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो गया है, फेफड़े। देखिए फेफड़े संख्या में दो होते हैं, उसको अंग्रेजी में लंग्स भी कहते हैं। मानव शरीर में संख्या में दो फेफड़े पाए जाते हैं। अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग्स। वक्ष गुहा में दो फेफड़े हृदय के पार्श्व में स्थित होते हैं। ये दोनों फेफड़े हृदय के पास में स्थित होते हैं। बायां फेफड़ा थोड़ा सा हृदय और आमाशय होने के कारण दब जाता है। जो हमारे बाईं ओर का फेफड़ा है ना, वो थोड़ा सा दब जाता है। अच्छा, नर के अंदर फेफड़े थोड़े बड़े होते हैं और मादा के अंदर फेफड़े थोड़े छोटे पाए जाते हैं। हाँ भाई, तो देखिए फेफड़े पार्श्व में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी, कोमल और स्पंजी संरचना है। प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी, स्पंजी संरचना है।
कैसे रंग का पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया भाई कि प्रत्येक ओर का जो फेफड़ा होता है गुलाबी, कोमल और स्पंजी संरचना है, ये बहुत मुलायम है। कभी आपको प्रैक्टिकली रूप में करने को मिले तो आप खोल करके देखना, आप इस तरह से फेफड़े को यो खींचोगे तो फ्लेक्सी वाला होता है, और ज़्यादा खींच दिया तो फट जाता है। ज़्यादा खींचते फट जाए, जैसे पकड़ करके फेफड़े को यो निचोड़ते हैं, ऐसे खींच करके अगर निचोड़ करके लाओगे तो उसमें से झाग से बाहर आ जाते हैं। हमने यूँ पकड़ के फेफड़े को खींच के देखा, यूँ पकड़ करके यूँ खींचा, तो खींचने पर हमने देखा कि उसके अंत में ना फूलती हुई वायु जो कुपिकाएं हैं वो फूल जाती हैं, और फिर उसमें से झाग जैसा चिकना चिकना पदार्थ बाहर आ जाता है। इसलिए इस से युक्त एक झाग जैसा पदार्थ बाहर आ जाता है। मैं आपको बताऊं प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी, स्पंजी, और अगर यहीं पर हम लिख दें तो ये कोमल संरचना है तो और भी अच्छा रहेगा। कोमल संरचना है। प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी रंग का इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन को शुद्ध किया जाता है। उसमें हालांकि ब्लू कलर की आपको कैपिलरीज दिखाई देगी, ब्लू कलर की कैपिलरीज दिखाई देगी, लेकिन उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों का फेफड़ा धीरे धीरे काला होता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। देखिए, फेफड़ा प्लरल कला से युक्त होता है। किससे घिरा रहता है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि फेफड़ा प्लरल कला से घिरा होता है। इससे घिरा हुआ होता है भाई, ये प्लरल कला से घिरा हुआ रहता है। फेफड़ों में महीन नलिकाओं का जाल बिछा रहता है। मैं ऊपर लिखना शुरू कर देता हूं, श्वास नली को मिटा करके। मैं आपको बता रहा था कि हमारी धमनी और शिराएं उत्तरोत्तर छोटी छोटी होती कैपिलरी में बढ़ जाती हैं, तो उसी बात को मैं कह रहा हूं कि फेफड़े में महीन नलिकाओं का जाल बिछा रहता है। फेफड़ों में रक्त की महीन नलिकाओं का जाल बिछा रहता है। क्या होता है भाई? महीन नलिकाओं का एक जाल बिछा रहता है, और इस जाल को श्वसनी वृक्ष के नाम से जानते हैं। इस जाल को श्वसनी वृक्ष से पेड़ जैसी संरचना बन जाती है। ये तो मैंने बना रखी है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये पेड़ जैसी संरचना जो दिख रही थी, कुछ एक भैयाओं ने बोल करके भी मेरे को बताया था सर ये पेड़ जैसी संरचना क्या है? ये पेड़ जैसी संरचना ही है जो छोटी छोटी नलिकाओं का ये ऊपर तो छोटी छोटी होती जा रही है, श्वास नली है ना, और उसमें जो रक्त नलिकाएं हैं ये यहाँ पर किसके रूप में बढ़ जाती है? महीन नलिकाएं जो पीछे रहती है, इसमें रक्त की महीन नलिकाओं का जाल बिछा रहता है, और उत्तरोत्तर श्वास नली भी छोटी छोटी श्वसनियों में बढ़ जाती है, और इसी छोटी छोटी श्वसनियों के द्वारा बनाए हुए श्वास नली के आकार को श्वसनी वृक्ष के नाम से जानते हैं। ये चाहो तो यहीं से लिख लो, ये दोनों फेफड़ों में श्वास नली के उत्तरोत्तर छोटे होते रूप से जो संरचना बनकर तैयार होती है उसे
कहते हैं। एक पेड़ की जैसे जैसे पेड़ में नीचे से तना बड़ा आता है ट्रंक उसका, और उतरता फिर बड़ी टहनियों से अंततः छोटी छोटी टहनियों में क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। श्वसनी की छोटी शाखाओं को श्वसनिका कहते हैं। इन श्वसनी की छोटी छोटी शाखाओं को श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भाई? इसे हम श्वसनिका के नाम से जानते हैं। ये श्वसनिकाएं पुनः विभाजित होकर के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी इस तरह से श्वसनिकाएं बनाती चली जाती है। नीचे से आपने ये लिया होगा, मैं इसे हटा देता हूं। आगे लिख देंगे हम कि ये श्वसनिकाएं पुनः विभाजित होकर ये श्वसनिकाएं पुनः विभाजित होकर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि श्वसनिकाओं में विभाजित होती चली जाती हैं। विभाजित होती चली जाती हैं। अंततः ये वायु कूपिकाओं में खुल जाती है। अंततः ये वायु कूपिकाओं, उसको एल्वेलाई कहते हैं, कूपिकाओं में खुल जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्येक फेफड़े में लगभग कूपिकाओं की संख्या 15 करोड़ होती है। वायु कूपिकाएं गैस विनिमय के लिए गैस विनिमय यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए ये सतह धरातल को उपलब्ध कराती है। लगभग प्रत्येक फेफड़े में लगभग कूपिकाओं की संख्या 15 करोड़ होती है। कूपिकाओं के कारण फेफड़े का क्षेत्रफल कूपिकाओं का सतही क्षेत्रफल लगभग
80 वर्ग मीटर होता है। ये बात मैं आपको मोस्ट आपके इस टॉपिक की बता चुका हूँ। आपकी शायद ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से श्वसन क्रिया की जाती है। एक बात और भी बताना चाहूँगा मैं आपको यहीं पर, यदि सतह कोशिकाओं की सतह को यदि फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को क्या कर लेती है, ढक लेती है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपने शरीर का जो सतही क्षेत्रफल है वो लगभग कितना होगा यदि हम इसे खोल करके फैलाएं तो आपको पता हो। यदि हमारे शरीर में, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि विसरण की क्रिया के द्वारा यदि श्वसन क्रिया हो तो हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे की कोशिका तक पहुंचने में अनुमान के अनुसार लगभग 3 साल का समय लग जाए। ये तो हमारे पास बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हीमोग्लोबिन नामक वर्णीय नमक पाया जा रहा है, जिसके कारण से हमारी जैसे ही ऑक्सीजन नासाद्वार के द्वारा नासामार्ग से होते हुए दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है, कोशिकाओं के द्वारा चूसी जाती है, शीघ्रता से पूरे बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में कल आपको मैं पहले प्रश्न बताऊँगा, फिर उसके बाद में मानव में वहन, हार्ट आदि के बारे में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।